नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बच्चों पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। तो आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें ध्यान में रखते हुए, उन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग आज की वीडियो बना रहे हैं बच्चों, इसमें विशेषकर भारत के उन सभी प्रधानमंत्री की बात की जाएगी जिनसे रिलेटेड एसएससी, डीएसएसबी या फिर तमाम स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री का जो पद है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अब तक कितने व्यक्ति इस पद पर बैठे, क्या है, उन सारी चीजों की चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, भारत में प्रधानमंत्री कौन होता है या इस प्रधानमंत्री पद का मतलब क्या है। तो प्रधानमंत्री का मतलब बच्चों ये होता है कि ये हमारी जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का, हमारी कार्यपालिका यानी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम संघीय कार्यपालिका कह सकते हैं, इस संघीय कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है यानी रियल पावर, वास्तविक शक्ति, ये इसी प्रधानमंत्री के अंतर्गत डाल दी गई है। इस संघीय कार्यपालिका का हेड या अध्यक्ष वैसे तो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। आर्टिकल 52, 53 इन सब आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जो संघीय कार्यपालिका के क्या होंगे, हेड होंगे। लेकिन संघीय कार्यपालिका के हेड होने का मतलब ये नहीं है कि संघीय कार्यपालिका की सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने हिसाब से करेगा। इनको संविधान में मात्र संवैधानिक शक्ति दी गई है या संवैधानिक प्रमुखता दी गई है। संविधान में सिर्फ इनको लिख दिया गया है कि ये हेड हैं, लेकिन ये सारी शक्तियों का प्रयोग जो करेंगे ये प्रधानमंत्री के सलाह से ही करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप यहां पर एक चीज समझिएगा कि भारत में होता है एक संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का मतलब ये होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम इसको केंद्र सरकार भी कह सकते हैं। तो इस केंद्र सरकार या संघीय कार्यपालिका, आम बोलचाल में हम इसको केंद्र सरकार कह दिए, वैसे तो ये है संघीय कार्यपालिका। इस संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद फिर आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद फिर इसमें शामिल होते हैं संघीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे, मंत्रिपरिषद। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, और सबसे लास्ट में यहां पर एक और पद यहां पे डाल दिया गया इस कार्यपालिका में, उसका नाम है महान्यायवादी। तो ऑफिशियली हमारे संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का भाग 5 और उसमें अध्याय 1 जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में लिखा गया है। फिर से ध्यान से समझिएगा, संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में हमने ये संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया है। इस संघीय कार्यपालिका में हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और पीएम तथा महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। इसमें हम लोग इस प्रधानमंत्री की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस पूरी केंद्र सरकार का जो वास्तविक पावर है वो पीएम के अंतर्गत डाली गई है। लेकिन कहीं पे अगर हम बात करें कि संघीय कार्यपालिका का हेड कौन होगा, संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा। तो इसका विवाद क्या था या ये क्यों ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और ये क्या है पूरा सिस्टम, उसको समझते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था बच्चों, तो उस समय हमने आर्टिकल 52 लिखा
और एक आर्टिकल लिखा आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 52 और 74 में क्या था? जैसे आर्टिकल 52 में लिखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका यानी संघीय कार्यपालिका का हेड होगा और ये अपने समस्त संघीय कार्यपालिका के कार्यों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। जो यहाँ पे अधीनस्थ अधिकारी की बात थी, यानी कि कौन राष्ट्रपति की मदद करेंगे, ये सारे अधीनस्थ अधिकारी आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के रूप में लिखे गए थे। ये जो मंत्री परिषद था, इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा ये एक अलग से व्यक्ति बनाया जाएगा जिसको पीएम कहा जाएगा। ये मंत्री परिषद का ही सदस्य ये भी होगा। तो अब आप देखो आर्टिकल 52 में हेड होंगे राष्ट्रपति और सभी शक्ति का प्रयोग किससे करेंगे? अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करेंगे। दूसरी तरफ 74 में वो अधीनस्थ अधिकारी मंत्री परिषद कहलाएंगे और उस मंत्री परिषद का हेड जो है कि प्रधानमंत्री होगा। तो संविधान लागू होने के समय क्या हुआ शुरू में कि राष्ट्रपति जो बने राजेंद्र प्रसाद आर्टिकल 52 पढ़ लेते थे, तो उनको लगता था कि भाई सारा का सारा पावर मुझे मिला हुआ है, यानी कहीं ना कहीं मैं जैसे चाहूंगा वैसे संघीय कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करूंगा। और यहां पे प्रधानमंत्री को लगता था जवाहरलाल नेहरू को जनता तो मुझे चुनकर भेजी है, मंत्री परिषद का हेड मैं हूं, मैं सारे निर्णय लूंगा। तो इन दोनों के बीच में हो जाता था विवाद, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच विवाद हो जाता था। तो बाद में हमने 44वां संविधान संशोधन किया और उस 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक प्रोविजन यहां पर यह जोड़ा कि जब भी राष्ट्रपति अपनी संघीय कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वो मंत्री परिषद के सलाह से करेंगे, और अगर राष्ट्रपति को सलाह नहीं पसंद है तो वो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। किसको पुनर्विचार के लिए वापस करेंगे? मंत्री परिषद को। और अगर मंत्री परिषद दोबारा वही चीज उनको कहने के लिए कहेगा तो इस बार वो करने के लिए बाध्य है। तो कुल मिलाजुलाकर अब हमें जो निर्णय मिला फाइनली रिजल्ट कि हमारी जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के अंतर्गत समाहित की गई है। तो प्रधानमंत्री का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री हमारी मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, समस्त कार्यपालिका की शक्तियों के ये वास्तविक एक तरीके से कह लीजिए कि लीडर होते हैं और अपने सलाह से वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति से काम करवाते हैं। चलिए, अब भारत में प्रधानमंत्री बहुत सारे व्यक्ति बने, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग बने, बार बार चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव। तो पहले तो प्रधानमंत्री व्यक्ति वही बनता है जो लोकसभा में बहुमत का नेता हो, यानी कि अगर आपका संसद में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा या लोकसभा में से सिर्फ याद रखिएगा कि जो सिर्फ लोकसभा होगा यही से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसको जरूरी है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, इसका मतलब है कि उसको लोकसभा में बहुमत हो, यानी कि लोकसभा में अगर आधे से लोग मिलकर ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा तो वो प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए, अब वो चाहे राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो। आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, उसको दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। और एक और प्रावधान ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति पीएम बन जाता है सपोज करिए और अभी वो कहीं का भी मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको मौका दिया जाएगा कि अगर आप 6 महीने के अंदर चाहे लोकसभा से आ जाओ चाहे राज्यसभा से आप संसद के सदस्य बन जाते हैं तो आप प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, बस आपको हमेशा लोकसभा में अपना बहुमत बनाए रखना है। तो सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वो अपनी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ये चाहे लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के, लेकिन अब तक ज्यादातर जो प्रधानमंत्री हमारे यहां बने हैं वो लोकसभा से ही आते हैं।
इसके बाद बच्चों यहां पे जो अगली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनकी बात की जाएगी। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, बहुत बार पूछता है कि भारत के पहले पीएम, तो भारत के पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में सबसे पहली चीज जो हमको जाननी है कि ये अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल, इनसे लंबा कार्यकाल अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इनका जो कार्यकाल था जवाहरलाल नेहरू का, ये 1947 अगस्त 1947 से शुरू होता है। अगस्त 1947 से लेकर इनका जो कार्यकाल चलता है, ये बच्चों चलता है मई 1964 तक। तो ये मई 1964, इतना लंबा कार्यकाल इनका है। लगभग आप ये मानकर चलिए 17 सालों का लंबा कार्यकाल है। तो ये लगभग 17 साल का इनका कार्यकाल है। ये पेपर में एसएससी सबसे ज्यादा पूछती है कि अब तक भारत के सभी प्रधानमंत्री में जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे फर्स्ट पीएम, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के साथ दूसरा जो क्वेश्चन जुड़कर आएगा कि भारत में सबसे लंबे कार्यकाल वाला पीएम कौन था, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 17 साल का था। एक क्वेश्चन यहां पे जवाहरलाल नेहरू पे प्रधानमंत्री के रूप में और बनेगा कि ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कुल कितनी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिया था। तो ये जितनी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं, कितनी बार प्रधानमंत्री की शपथ, तो इन्होंने कुल 6 बार प्रधानमंत्री की शपथ लिया है। 6 टाइम, याद रखना। यानी अब तक भारत में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने 6 बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया हो। भारत में इकलौते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं जो 6 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। पहली बार ये 1947 के ठीक पहले, यानी कि आप ये कह लो कि 1946 में, जब अंतरिम सरकार बनी थी। आजादी के ठीक पहले संविधान सभा के निर्माण के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ लिया था, जिसको उस समय प्रधानमंत्री ही माना जाता था। फिर दूसरी बार जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लिया। तीसरी बार इन्होंने शपथ लिया जब हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ 1950 में, उस समय इन्होंने शपथ लिया। उसके बाद ये 3 बार लोकसभा के चुनाव में शपथ लेते हैं। तो 3 बार ये लोकसभा के चुनाव को जीत कर आते हैं और 3 बार ये शपथ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और ये भारत में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। इनके कुछ प्रमुख अगर हम काम देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू के, इन्होंने सबसे पहले जो है कि जो बात किया, इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया। तो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था, इनके जो अचीवमेंट थे कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या अपने लाइफ में या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किया, तो उन्होंने भारतीय इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के तहत लॉन्च किया था। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का मतलब होता है जहां पर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ बच्चों प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करे। तो अगर कोई ऐसी इकोनॉमी आपको दिखे जहां पर सरकारी कंपनी के साथ साथ निजी कंपनी दोनों उस क्षेत्र में दिखेंगे, तो हम उसको मिक्स्ड कहेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी भी चुनने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी बहादुरी थी, क्योंकि 1947 में जब हम आजाद हुए तो उस समय पूरी दुनिया 2 पार्ट में बटी हुई थी, या एक तरीके से कह लो कि पूरी दुनिया 2 प्रकार के अलायंस में डिवाइड थी। एक तरफ का जो अलायंस था इसको कहा जाता था सोशलिस्ट या फिर
समाजवादी अलायंस, या इसको ज्यादातर लोग पॉपुलरली मार्क्सवादी कहते थे। तो एक तरफ तो कम्युनलिज्म या सोशलिज्म चल रहा था, दूसरी तरफ जो विचारधारा चल रही थी उसको पूंजीवाद कहा जा रहा था या पूंजीवादी। तो दूसरी जो दुनिया थी वो पूंजीवादी थी, जिसको कैपिटलिस्ट कहते थे। इन कैपिटलिस्ट मेथड्स को जो फॉलो करता था वो यूएसए करता था, यानी कि अमेरिका। और दूसरी तरफ 1947 के समय दुनिया के वे देश जो समाजवादी या मार्क्सवादी थे, उनका लीडर उस समय का था यूएसएसआर या फिर आज का रसिया। तो रूस पूरी दुनिया को एक गुट में ले जा रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका ले जा रहा था। 1947 में हम भी आ जाते हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि तुम लोग किस गुट में जाओगे, क्या अमेरिका के साथ जाओगे या फिर रसिया के साथ जाओगे। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना तो हम समाजवाद की या मार्क्सवाद की तरफ जाएंगे, ना तो हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे। हमारी जो इकोनॉमी का नेचर होगा वो एक मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड का मतलब ये होगा कि हमारे में समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद का भी मिश्रण होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन बहुत अच्छे से इसको लागू नहीं कर पाए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनका झुकाव कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ था। वो खुद एक समाजवादी नेता थे। शुरू में जितने भी नेता थे सारे समाजवादी थे। तो इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ झुकी, जिसके कारण हमारे अर्थव्यवस्था में पब्लिक कंपनीज बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो कुल मिलाजुला कर आप यहां पर यह समझो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो देन है भारत में, वो किसकी देन है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1948 में भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करवाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय देश के उद्योग मंत्री बने 1947 के बाद, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की औद्योगिक नीति पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया। और उस लॉन्च में उन्होंने ये बात कही कि इंडिया जो है कि मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी। नेहरू का उसके बाद एक और जो सबसे ज्यादा इनकी भूमिका मानी जाती है कि इन्होंने और भी देश के लिए क्या किया, तो इन्होंने जो दूसरा काम इंपॉर्टेंट किया बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा पेपरों में पूछता है। ये इनका था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को भी नेहरू ने बड़े जोश से लॉन्च किया, लेकिन ये उतने जितनी इससे अपेक्षा थी उतना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। गांधी जी कहीं ना कहीं हमेशा से स्वशासन की बात करते थे। स्वशासन, या इसको कह सकते हो जो लोकल गवर्नमेंट है, ये स्थानीय, स्वशासन से ज्यादा अच्छा वर्ड बच्चों यहां पे आप लिखो स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन बहुत ज्यादा गांधी इसको फेवर करते थे, और गांधी हमेशा गांव के स्तर पर सरकार बनाने की बात करते थे। वो कहते थे गांव में पंचायत होनी चाहिए, गांव में मुखिया होना चाहिए जो गांव से की छोटी मोटी समस्याओं को वही हल करे। तो 1947 के बाद स्थानीय शासन कैसे स्थापित हो भारत में, यानी कि ग्राम स्तर पर, जिले स्तर पर सरकारें कैसे बनी, क्योंकि उस समय तो दो स्तर पे हम सरकार बना लेते थे, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। तो पंचायत जो छोटे छोटे एरियाज हैं वहां कैसे सरकार बनेगी, उसके लिए इस चीज को लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट को लागू करने के लिए या इसको बहुत तेजी से पूरे भारत में फैलाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को यह कार्यक्रम लॉन्च हुआ, लेकिन अपेक्षाकृत इस कार्यक्रम के रिजल्ट नहीं आए। तो जब इस कार्यक्रम के अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं आए, तो इस रिजल्ट में क्या हुआ कि इन्होंने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया, और बंद करके एक कमेटी बनाई बच्चों। उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी, ये 1956 में बनी,
इस समिति को दो काम दिए गए थे। पहला काम कि ये ढूंढो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों फेल किया और क्या इसका कोई अल्टरनेट है। तो इन्होंने कारण को तो बता दिया कि ये फला फला कारण था जिसके वजह से हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया। हम इसकी जगह एक नया सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसको हम पंचायती राज कह सकते हैं। तो पंचायती राज इंडिया में स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो किस व्यक्ति को दिया जाता है, वो बलवंत राय मेहता। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। पंचायती राज पे बिल्कुल बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी, उनको अच्छा लगा। उस समय बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। इन्होंने कहा था कि भारत में 3 स्तर पे पंचायत बना लो, जैसे जिला पंचायत है। मान लीजिए अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में इस समय पंचायतें 3 स्तर की होती हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और एक होता है ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से आप त्रिस्तरीय पंचायत को स्वीकार कर सकते हैं। और नेहरू जो है कि इनके विचारों से ही प्रेरित होकर आज राजस्थान के नागौर में, बच्चों राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ही पंचायती राज को शुरू किया। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पंचायती राज पहली बार कहां स्टार्ट हुआ था, किस राज्य में? तो राजस्थान में। कौन सा जिला था? नागौर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस पंचायती राज की रूपरेखा किस समिति ने दिया था? वो था बलवंत राय मेहता। आगे चलकर इस पंचायती राज को हमने संवैधानिक दर्जा दिया, वो सब आगे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेहरू का एक और बहुत बड़ा काम था बच्चों, उनकी जो एक और बहुत बड़ा काम था वो था पंचशील समझौता। ये जो पंचशील समझौता था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेहरू ने काम किया था। पंचशील एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। 1954 में ये पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत व चीन के बीच। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत और चीन के बीच समझौता, जो फेमस समझौता था वो कौन सा था? तो वो पंचशील समझौता था। अब इस पंचशील समझौते के बारे में पहले आप ध्यान से समझिए क्या था। 1947 में हम लोग आजाद हुए। 1949 में क्या हुआ? चाइना आजाद हुआ। हम लोग भी दुनिया के उन देशों में थे जिनके पास जनसंख्या बहुत ज्यादा था, साथ में गरीबी थी, भुखमरी थी। तो हम एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ज्यादा हम लोग पिछड़े थे। सेम हमारे जैसी ही फीचर के साथ चाइना भी डेवलप हुआ। तो हमारा और चाइना का जो समानताएं थी काफी हद तक मिल रही थी। और चूंकि हमारा पड़ोसी था तो नेहरू जी हमेशा पड़ोसियों को फेवर करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि नेबर फर्स्ट। उनकी पॉलिसी थी नेबर फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी सबसे पहले। तो चाइना को नेहरू ने बड़े भाई का दर्जा दिया, कहा कि ये हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई है तो हम इसके साथ मिलकर विकास की रणनीति अपनाएंगे। और उसी रणनीति के तहत भारत और चाइना ने एक समझौता किया था जिसका नाम था पंचशील समझौता। आगे चलकर कुछ इंटरनल इश्यूज को लेकर भारत चाइना का यह समझौता टूटता है और फिर 1962 में आपको पता ही है इंडिया चाइना वार भी होता है। और तब से लेकर अब तक भारत चाइना संबंध कभी नहीं सुधरे, तो वो एक अलग मसला है। फिलहाल आपको यह जानना है कि पंचशील समझौता 1954 में इंडिया चीन के बीच जो कराने वाला प्रधानमंत्री था उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सबसे लास्ट एक और इंपॉर्टेंट जो काम इन्होंने किया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये उनका एक और बहुत ही बेहतरीन काम था। उस समय क्या था कि भारत में हर एरिया में लोग भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे, आजादी के तुरंत बात करने लग गए थे। नेहरू जी ने काफी दिनों तक इसको रोकने की कोशिश किया कि यार भाषा के आधार पर अगर हम राज्य बनाने लगेंगे तो हमारे यहाँ जो एकजुटता है लोगों के बीच, वो एकजुटता खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी इंटीग्रिटी न खत्म हो या हमारी अखंडता न टूटे, उसके लिए हम अभी सभी लोगों को एक साथ मिला कर रहेंगे। लेकिन भारत के लोग नहीं मान रहे थे, इनको भाषा के आधार पर अपना अपना राज्य चाहिए था।
उसमें सबसे आगे तेलुगु भाषा वाले लोग थे। ये जो तेलुगु भाषा वाले थे, ये लगातार जिद कर रहे थे कि हमको भाषा के आधार पर राज्य बनाकर दो, नहीं तो हम दंगा फसाद करते रहेंगे। और फाइनली एक व्यक्ति था श्री रामुलु पोट्टू, और ये जो है कि 56 दिन के अनशन के बाद मर गया। ये जिद पर बैठ गया था कि प्रधानमंत्री जब तक आप नहीं बनाओगे राज्य हमारे लिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये आमरण अनशन पे बैठा, 56वें दिन मर गया। और जब ये मरा तो ये तेलुगु भाषा वाले बहुत ज्यादा जो है कि परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो दंगा फसाद करने लगे, जिससे मजबूरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा, जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश का देखा देखी अन्य लोग भी जिद तो पहले से ही कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था फजल अली कमेटी। प्रधानमंत्री ने इस समिति को बोला कि फजल अली, आप एक काम करिए, आप इस बात का सर्वे करिए कि क्या भारत को भाषाई आधार पर दोबारा से गठित कर देना चाहिए। तो फजल अली ने अपनी रिपोर्ट 56 में सबमिट की, और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि साहब आप भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित कर दो, और भारत को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यहां पर क्या किया गया, पुनर्गठित कर दिया गया। उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आगे चलकर धीरे धीरे और राज्य बनते गए, और फिलहाल हम लोग 2024 जनवरी में हैं। तो आज के डेट तक इंडिया में राज्यों की संख्या बढ़कर 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। तो वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 1956 में जब भारत ने पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया था, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेहरू जी का एक और काम यहां पर देखते हैं। उनका एक काम बड़ा ही स्पेशल काम था, वो था भूमि सुधार से संबंधित। बच्चों, ये काम उनका ऐसा था कि जिसके लिए भारत के हर व्यक्ति को उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, वो यहां से चले गए थे। अंग्रेज भारत में कृषि की कुछ खास विधियां लागू किए थे। उन कृषि की खास विधियों में एक विधि हमारे यहां बड़ा ही पॉपुलर थी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो थी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था को अंग्रेज बड़ी क्रूरता के साथ लॉन्च किए थे 1792 में, और जो अंग्रेज इसको लॉन्च किया था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप याद रखना, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये बड़ा ही खतरनाक अंग्रेज था। बड़े ही कम उम्र में ये गवर्नर जनरल बनकर आया, और इंटेलिजेंट इतना था कि भारतीयों को कैसे काबू करना है इसको सारा पता था तरीका। तो 1792 में उसने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च करता है जमींदारी व्यवस्था। इस जमींदारी व्यवस्था में वो कहता है कि एक बड़ा सा एरिया डिक्लेयर करो। जैसे मान लो ये कोई एरिया है बड़ा सा, इसका नाम हो गया मान लीजिए क्षेत्र ए। अब कह रहा है कि इस क्षेत्र ए के एक व्यक्ति को मेरे पास बुलाओ। यहां से एक व्यक्ति उसके पास जाता है, और फिर वो क्या कहते हैं इससे कि भैया ऐसा करिए कि आपको मैं यहां पर पूरे क्षेत्र का क्या कर रहा हूं, पूरे क्षेत्र का मैं मालिक बना दे रहा हूं। यानी कि आप इस पूरे क्षेत्र के स्वामित्व हो जाओगे या स्वामी बन जाओगे, सारी जमीन आपकी हो जाएगी। जो भी व्यक्ति मान लो गया है, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम है रामलाल, तो अभी रामलाल अगर वहां गए और रामलाल को कहा गया कि आप इस पूरे एरिया के स्वामी है, सारी जमीन आपकी है, तो रामलाल तो बड़े खुश हो जाएंगे। फिर रामलाल पूछेंगे कि जी अब हमको इसके बदले क्या करना है। तो इससे कहा जाएगा तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ अपने इस पूरे एरिया की जमीन पर वहां के लोगों से खेती करवाओ, और खेती का जो भी आउटपुट होगा उनसे लगान लेना, और लगान का 10/11 हिस्सा हम लोगों को पहुंचा देना, 1/11 हिस्सा खुद रख लेना।
रामलाल तो बड़ा खुश हो गया। रामलाल को लगा कि यार पूरे क्षेत्र की जमीन मेरी हो गई, मालिक मैं हो गया, मुझे तो इन लोगों से खेती करवाना है। और ये सिस्टम पूरा आजादी तक चलता रहा। तो आजादी के समय क्या था कि भारत में जो भी जमीन वगैरह थे, अंग्रेज ने ऐसे ही हजारों जमींदारों को दे दिए थे। तो पूरे एरिया की जमीन कुछ चुनिंदा जमींदारों के पास होती थी, और वहां के जो सैकड़ों किसान या फिर कह लीजिए कि जो अन्य परिवार होते थे जो वास्तव में उस पर खेती करते थे, उनके पास कोई जमीन नहीं होती थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है भूमि सुधार। और इस भूमि सुधार का सबसे पहला जो काम हम करेंगे कि इसमें जो भूमिहीन किसान है, किसान तो हैं बेचारे लेकिन उनके पास जमीन ही नहीं है, वो जमींदार की जमीन पे काम कर रहे हैं, तो हम इन भूमिहीन किसानों को क्या करेंगे, जमीन बांटेंगे। ये तो खुश हो गए भूमिहीन किसान की, चलो सरकार हमको जमीन देने वाली है, इनको जमीन देगी सरकार। अब दूसरा काम, ये जमीन आएगा कहां से, तो जमीन ली जाएगी जमींदारों से जिनको अंग्रेजों ने बहुत पहले दे दिया था और वो अब तक उस जमीन के मालिक बनकर बैठे हुए थे। तो नेहरू ने कहा भाई वो अंग्रेजों ने किया था, अब 1947 में आजादी के बाद ये जो जमीन है आपकी, आप इस जमीन को, ऐसा नहीं था कि नेहरू ने कहा कि तुम सारी जमीन हमको दे दो। नेहरू ने इनसे कहा कि तुम एक हद तक या एक सीमा तक अपनी जमीन रख लो। एक सीमा उन्होंने किया था, मतलब निर्धारित किया था, जिसको लैंड सीलिंग भी बोला गया था उस समय। लैंड सीलिंग का मतलब यही था कि हर जमींदार को यह बोल दिया गया कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से या आवश्यकता के हिसाब से जमीन इतना तक रख लो। और सरकार उसकी एक सीमा तय कर दी हर राज्य में अलग अलग हर जगह पर कि इतना जमीन आप ले लो, बाकी जो जमीन आपकी आती है वो हमको दो, फिर हम वो इनको देंगे। सरकार का एक कार्यक्रम तो बड़ा अच्छा था, लोग बड़े खुश भी हो रहे थे। लेकिन ये सारे के सारे जो किस जमींदार थे, यहाँ पे जो जमींदार जिनसे सरकार जमीन ले रही थी, ये सारे के सारे जो जमींदार थे ये कहां चले गए, ये चले गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिट डाला कि सरकार ने हमसे हमारी जमीन जबरदस्ती ले रही है, यानी हमसे हमारी जमीन को जबरदस्ती सरकार ले रही है, और इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मूल अधिकार भंग हो रहा है या हमारा मूल अधिकार छीना जा रहा है। बच्चों आपको एक चीज यहां पे पता होना चाहिए कि संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे? 7। आज के डेट में 2024 में तुम्हारे पास कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार इसमें से खत्म हो गया है। वो मूल अधिकार कौन सा खत्म हुआ है? वो मूल अधिकार खत्म हुआ है संपत्ति का मूल अधिकार। ये जो संपत्ति का मूल अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले भी ये क्या होता था कि हमारा मूल अधिकार होता था। तो जैसे संपत्ति, जमींदारों की जमीन उनकी संपत्ति थी, सरकार उनकी संपत्ति लिया तो ये पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू को तुरंत धमका दिया। नेहरू ने कहा यार तुम गजब आदमी हो, एक तो अभी नई नई सरकार बनाए हो, ऊपर से तुमको संविधान के बारे में भी नहीं पता है, और तुम किसी का मूल अधिकार कैसे ले सकते हो जब साफ साफ संविधान में लिख दिया गया है कि केवल इमरजेंसी के टाइम ही, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तभी कुछ समय के लिए आपके मूल अधिकार सस्पेंड होंगे, वो भी नहीं कि आपसे छीने जाएंगे, वो थोड़े समय के लिए आपसे निलंबित होंगे, बाद में जैसे इमरजेंसी हटेगी सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप कैसे इनका संपत्ति ले रहे हो? न तो इमरजेंसी है न कुछ है। नेहरू कहेगी साहब मैं समाज सेवा करना चाह रहा हूं, इन भूमिहीन किसानों को, इनके पास इतनी जमीन है, ये क्या करेंगे, तो यही जमीन लेकर मैं इनको देना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को बात समझ में नहीं आई, वो संविधान का हवाला देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को धमकाए और मतलब कि उनको डांटा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी भी जमींदार की जमीन नहीं ले सकते क्योंकि संपत्ति उनका मूल अधिकार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो यहां सोच लिया था कि भाई हमको किसी भी हाल में क्या करना है कि हमको किसी भी हाल में ये संपत्ति का जो अधिकार है या ये जमींदारों की जो जमीन है, ये जमीन लेकर किसानों को देना है। तो इन्होंने तुरंत एक काम किया और इन्होंने जो सबसे पहला यहाँ पे संविधान में क्या करवा दिया, प्रथम संविधान संशोधन। तुरंत क्या, चलो आओ भाई सारे बैठो, अब संविधान में हम करेंगे संशोधन।
तो प्रथम संविधान संशोधन किया गया। अभी संविधान लागू हुए 1 साल भी नहीं हुआ कि 1951 में सारे बैठ गए क्या चलो संविधान में संशोधन किया जाएगा। और संशोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले तो कहा कि 9 शेड्यूल ऐड करो। 9 शेड्यूल का मतलब था कि 9वीं अनुसूची। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी बढ़कर 12 हो गई हैं। उसमें से जो पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची ऐड हुई थी ठीक 1951 में, तो 9वीं अनुसूची यहां पर ऐड की गई। इस 9वीं अनुसूची में नेहरू ने कहा कि मैं यहां पर कुछ विषय लिख दे रहा हूं, स्पेशली ये जो विषय है इसका नाम है भूमि, इसका नाम है भूमि सुधार। तो इन्होंने यहां पर क्या किया, भूमि सुधार लिख दिया। इस भूमि सुधार में कहा कि जो भी मैं कानून बनाऊंगा वो सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विलोकन से बाहर रहेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी इस कानून पर। 9वीं अनुसूची, उस समय उन्होंने यही पूरा प्रावधान 9वीं अनुसूची में लिख दिया। तो 9वीं अनुसूची में जो भी विषय लिखे जाएंगे, उस पर जो भी कानून बनेगा, सारे के सारे जो कानून होंगे वो कहीं ना कहीं न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर होंगे। हालांकि आज के डेट में कोई भी कानून भारत में सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं है, वो बाद में और भी निर्णयों में आया या संविधान में प्रावधान किया गया। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 9 शेड्यूल उस समय बड़ा ही बेहतरीन काम किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा जोड़कर, और इसमें भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत जमींदारों से जमीन लेकर किसानों को। बच्चों नेहरू का ये बड़ा ही बेहतरीन काम था और इन्होंने इस तरीके से भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने का काम किया था। इसके बाद नेहरू जी की एक और जो महत्वपूर्ण काम था वो था पंचवर्षीय योजना। ये काम इनका एक और बहुत बेहतरीन था, पंचवर्षीय योजना। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, यानी भारत जब आजाद नहीं था, तो उसके पहले वो कभी कभी रसिया यानी यूएसएसआर घूमने जाते थे, सोवियत संघ। तो जब वहां वो जाते थे तो देखते थे कि सोवियत संघ की जो सरकार है वो अपने यहां लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रही है, यानी कि 1-2 साल की योजना वो नहीं बनाते हैं, वो लंबे लंबे समय के लिए 5 साल 10 साल के लिए योजना बना रहे हैं और उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो नेहरू जी के दिमाग में ये था कि जब भारत आजाद होगा तो हम लोग भी अपने देश के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम लॉन्च करेंगे। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है, उसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। तो नेहरू के दिमाग में ये चीज चल रहा था कि देश का विकास कैसे हो, यानी देश के विकास के लिए योजना कैसे बनाई जाए। उसके लिए उन्होंने जो सबसे बेहतरीन जो स्टेप किया, उन्होंने एक कमीशन बनाया। सबसे पहले तो इन्होंने यहां पर एक काम किया, योजना आयोग। बच्चों ये जो योजना आयोग था, इस आयोग को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत में कोई भी योजना होगा वो आप बनाओगे। इस योजना आयोग को मार्च 1950 में बनाया गया था और इस योजना आयोग में 2 आदमी सबसे महत्वपूर्ण होंगे। एक तो पीएम होगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री इस योजना आयोग का हेड होगा। इसके अलावा इसका एक उपाध्यक्ष होगा। ये कोई भी उपाध्यक्ष कोई भी व्यक्ति बन सकता है जो एक्सपर्ट हो प्लानिंग का या फिर इकोनॉमिक्स का, जो जानकार होगा उसको यहां बैठा दिया जाएगा। तो योजना आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप पंचवर्षीय योजनाओं को बनाइए। पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब यह था कि आप देश के लिए 5 साल का प्लान तैयार करिए और उस 5 साल के हिसाब से फिर आगे काम किया जाएगा। हालांकि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया और कई योजनाएं तो बहुत अच्छी भी रही, कुछ असफल भी रही। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि वर्तमान सरकार जो मोदी जी की है, तो वर्तमान सरकार ने योजना आयोग को भी समाप्त किया, साथ में पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी खत्म किया। कहा कि यार ये पंचवर्षीय योजनाएं सिर्फ नाम नाम की बन रही है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमको नहीं देखने को मिल रहा है और योजना आयोग तो बिल्कुल प्रभावहीन हो गई है, योजना आयोग सही से काम नहीं कर रही है। कुछ तर्क वितर्क देकर इन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया। योजना आयोग के स्थान पर इन लोगों ने एक नया कमीशन बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने नीति आयोग।
तो फिलहाल योजना आयोग का रिप्लेसमेंट हो चुका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक कमीशन से। इस कमीशन का अब वही काम है जो कुछ साल पहले योजना आयोग का हुआ करता था। अब यहाँ पे बच्चों आपके सामने ये डाउट हो रहा होगा कि आखिर योजना आयोग में ऐसी कौन सी बड़ी कमी थी कि मोदी जी ने इसको खत्म किया। तो हम यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, योजना आयोग और नीति आयोग के दो बड़े डिफरेंस देखते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि मोदी सरकार का ये उठाया हुआ कदम सही है या गलत है। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो प्लानिंग कमीशन है यानी जो पीसी है, इस पीसी में दो व्यक्ति हेड होता था, मतलब दो व्यक्ति हेड कह रहे हैं, दो व्यक्ति महत्वपूर्ण होते थे। एक इसका अध्यक्ष होता था, इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता था, और इसमें एक और व्यक्ति बैठता था जिसका नाम होता था उपाध्यक्ष या डिप्यूटी चेयरमैन, और एक कोई भी व्यक्ति जो जानकार हो, स्पेशलिस्ट हो, उनको बैठा दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो नीति आयोग है यानी एनसी है, नीति कमीशन है, ये नीति आयोग में तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठाए गए। एक तो यहां पर अध्यक्ष बैठाया गया, इसका जो अध्यक्ष या चेयरमैन होगा सेम वही होगा जो प्लानिंग कमीशन में यानी कि पीएम। फिर इसमें एक और व्यक्ति महत्वपूर्ण जिसका नाम उपाध्यक्ष, तो ये भी सेम उसी तरीके से जो यहां पर स्पेशलिस्ट होता था, कोई भी यहां पे भी बैठा दिया गया। तीसरा यहां पे एक अलग से पद हमने क्रिएट किया जिसका नाम था सीईओ। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो नीति आयोग में एक एक्स्ट्रा पद यहां पे जनरेट करके इसको और प्रभावशाली बनाया गया। ये जो सीईओ होता है, ये जैसे किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ होते हैं, उस टाइप से। तो यहां पे एक बड़ा नाम, कोई भी बड़ा नाम यहां पे डाल दिया जाता है सीईओ के रूप में। तो अब इस आधार पे अगर हम देखें तो शुरू में क्या होता था, जब प्लानिंग कमीशन था तो पीएम हेड तो थे, लेकिन पीएम के पास और भी बहुत सारे काम होते थे, तो वो सारा का सारा पावर अपने उपाध्यक्ष के माध्यम से यूज करवाते थे, यानी कि सारा का सारा काम उपाध्यक्ष ही करता था। तो उपाध्यक्ष के पास क्या होता था कि एक तरीके से पावर की मोनोपोली हो जाती थी और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लगता था। तो इसलिए यहां पर चीजें थोड़ी सी नकारात्मक होने लगी थी। ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति होता था, ये अपनी शक्तियों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रयोग करने लगता था। जैसे लास्ट में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे 10 सालों के लिए, तो पूरे 10 साल के कार्यकाल के दौरान मोंटेक सिंह आहलूवालिया नाम का एक व्यक्ति इस पद पर बैठा था, और उस व्यक्ति ने इस पद का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया था, जिसको वर्तमान सरकार देख रही थी विपक्ष में रहते हुए। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि जब हम बनेंगे तो ये वाला सिस्टम ही हटा देंगे और फिर यहां पर दो व्यक्ति बैठा देंगे, उपाध्यक्ष और सीईओ। तो यहां पर जो पावर का होगा वो बैलेंस होगा और कोई भी अपनी मोनोपोली नहीं कर पाएगा। इसमें जो दूसरा अंतर था बच्चों, एक और अंतर यहां पे समझ लो कि प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन इसको बोला गया था कि आप फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे। फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसको जो दिया गया था, इसी काम से तो ये और ज्यादा करप्ट हो गया था। इसका मतलब है कि किसी भी योजना के लिए किस राज्य को कितना पैसा देना है या कब देना है, ये सारा तय कौन करेगा? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन में भी कौन तय करेगा? उपाध्यक्ष यानी मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया क्या करता था कि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश को इस योजना के लिए पैसा देना है, तो अब वो क्या करेगा कि मोंटेक सिंह आहलूवालिया कांग्रेस पार्टी का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार सपा पार्टी का, तो अब वो क्या करेगा कि सपा पार्टी को झिलाएगा। तो अभी क्या था कि वो सपा पार्टी को यहां पर झिलाएगा। अब जब सपा पार्टी को झिलाएगा तो इससे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है या उत्तर प्रदेश का जो प्लान है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, और उन राज्यों को तुरंत पैसा दे देगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो पूरी की पूरी यहां पर बायसनेस थी। केंद्र में जिसकी सरकार होती थी, वो सरकार जिन राज्यों में अपनी पार्टी की बनाई होती थी, वो सारे राज्यों को तुरंत पैसा मिल जाता था। अन्य पार्टी के राज्य सरकारों को पैसा नहीं मिलता था, जिससे बड़ी समस्या थी। दूसरी तरफ ये जो नीति आयोग अब मोदी जी ने बनाया है, इस नीति आयोग को मोदी जी ने सीधे सीधे कह दिया है
कि ये फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करेगी। यानी कि जिस चीज को लेकर मेन विवाद था, पैसा वितरण का, पैसा आवंटन का, यही काम हम नीति आयोग को नहीं देंगे। नीति आयोग को सिर्फ और सिर्फ एक थिंक टैंक के रूप में हम बना रहे हैं। थिंक टैंक का मतलब होता है बच्चों सलाहकारी संस्था। इसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ सलाह देना। किसको सलाह देना? गवर्नमेंट को प्लानिंग पर सलाह देना। ये नहीं कि हम इसको कह दिए कि तुमको पैसा दे दिए, लो तुम बैठो सबको बांटो। बांटने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार का वो पैसा बांटेगी। जो पहले प्लानिंग कमीशन के पास था वो पावर इनको नहीं दिया गया। तो पैसा कहीं ना कहीं लोगों को करप्ट बनाता है। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन का जो इफेक्टिवनेस था वो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था और यहां पे करप्शन काफी हद तक बढ़ गया था। अब नेशनल कमीशन जो नीति आयोग है, नीति आयोग क्या कह रहा है कि भाई हम बस थिंक टैंक के रूप में काम करेंगे, तो यहां पर इनकी समस्या नहीं हो रही है और काफी अच्छे से ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। एक लास्ट आधार और देख लेते हैं। प्लानिंग करने का जो मेथड था, जो ये प्लानिंग कमीशन होती थी बच्चों, ये क्या करते थे? टॉप टू बॉटम प्लानिंग करते थे। ये हमेशा बड़ा गंदा प्लानिंग सिस्टम इनका होता था। ये क्या करते थे कि दिल्ली में इसके अधिकारी बैठे रहते थे यहां। अब दिल्ली में बैठे बैठे कागज पे प्लान तैयार कर दिया और पूरे भारत में इनिशिएट कर दिया। अरे भाई, केरला के किसी गांव को तुम्हारे प्लान की जरूरत है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के किसी गांव को है कि नहीं है? आप कैसे दिल्ली में बैठकर पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग से आप बना सकते हो? तो ये जो टॉप टू बॉटम की प्लानिंग स्ट्रेटजी थी कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन की, ये बहुत गलत होती जा रही थी। ये धरातल लेवल पे या जाकर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इनको पता ही नहीं होता था कि व्यक्ति को क्या चाहिए और वहां से प्लान बन गया और सबको जबरदस्ती प्लान थोपा जा रहा है। कुछ लोगों को तो प्लान की जरूरत होती थी। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं लिटरेसी की ही, एक उदाहरण दे देता हूं, साक्षरता की। तो अगर साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए हम कोई प्लान दिल्ली से बनाते हैं, तो मान लो कि बिहार यूपी के लिए तो ठीक है, पैसा दे दो, लिटरेसी रेट यहां कम है, इसको बढ़ाना है। केरला को क्यों दोगे लिटरेसी रेट के लिए पैसा? केरला ऑलरेडी 95% की लिटरेसी रेट कवर किया हुआ है, तो उसको क्या लिटरेसी रेट बढ़ाना है? उसको तुम किसी और चीज के लिए पैसा दो। तो ये लोग जबरदस्ती करते थे यहां पे, नहीं भाई ये इस योजना के लिए पैसा है, लो खर्च करना है करो, नहीं तो फिर वापस करो। तो बहुत सारे पैसे क्या होते थे, वापस चले आते थे, खर्च नहीं हो पाते थे। अभी सरकार जो नीति आयोग बनाई है, नीति आयोग ने प्लानिंग का बिल्कुल तरीका बदल दिया है। अब ये टॉप टू बॉटम नहीं, अब ये लोग बॉटम टू टॉप प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले ग्राउंड लेवल पे ये देख रहे हैं कि कहां पर कौन सी योजना चाहिए और फिर उसके आधार पर फिर क्या कर रहे हैं कि ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये नेहरू जी का प्लानिंग से रिलेटेड भी एक बड़ा ही अच्छा कदम था और इन्होंने यहां पर यह काम किया। इसके बाद नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो अगला काम यहां पे किया, एक और महत्वपूर्ण, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों भारी औद्योगिकरण। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट क्या है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और फिलहाल हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अपना मेन मोटो ही नियुक्त किया था या अपॉइंट किया था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को। उस सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन टैगलाइन ही था कि भारत में 1956 से लेकर 1961 के बीच हम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देंगे। तो पहले तो समझिए कि क्यों हम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए। तो उसका सबसे पहली जो चीज आती है बच्चों कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो हमारे पास पैसे नहीं थे। 1951 में हम लोगों ने 5 ईयर प्लान भी स्टार्ट किया, उस समय भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो जब पैसे नहीं थे तो हम कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे? तो हम यहां पर या तो बैलेंस्ड स्ट्रेटजी प्लान करें या अनबैलेंस्ड करें। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब ये होता है
बैलेंस्ड का मतलब बच्चों होता है कि आपके पास जितना पैसा है उस पैसे को हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा करके आप लगा दो। जैसे आप इसको ऐसे समझो, कोई फादर है, अब इस फादर के पास मान लीजिए कि पैसे बहुत कम है, कम पैसे हैं, और लेकिन इसके पास 3 बच्चे हैं। तो अगर वो बैलेंस स्ट्रेटजी अपनाएगा 3 बच्चों के लिए, तो वो तीनों बच्चों को जो भी उसके पास पैसा है उसी में बराबर पे पढ़ाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक बच्चे को जब अच्छे स्कूल में डाल रहा है, 2 को खराब स्कूल में, नहीं। बैलेंस स्ट्रेटजी का मतलब है कि कम पैसा होने के बाद भी या जितना रिसोर्स अवेलेबल है उसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, तीनों पर बराबर ध्यान देंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई जब पैसे नहीं है और आप तीनों पे लगा रहे हो तो फिर यहां पे दिक्कत हो जाएगी। अनबैलेंस स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स में। अनबैलेंस स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप उस सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा दो जहां से आपको रिटर्न तगड़ा मिलने का चांस हो या फिर आउटपुट ज्यादा मिलने का चांस हो। जैसे उसी पिता का अगर उदाहरण दे, तो इस पिता के 3 बच्चों में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा, यानी वो पता हमको चल जाता है कि हमारा कौन बच्चा पढ़ने में होशियार है और कौन नहीं। तो अगर पिता अपने 3 बच्चों में जो सबसे अच्छा पढ़ने में, अगर उस पर रिटर्न वो लगा देगा पैसे, तो उसका जो रिटर्न मिलने का चांस रहेगा वो तगड़ा रहेगा। तो नेहरू जी 1947 के बाद जब प्लानिंग स्टार्ट करवाते हैं तो पैसे नहीं थे, तो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे ये इनको राय दे रहे थे। उन्हीं राय में इन्होंने इनको राय मिली कि भाई साहब आपके पास पैसा कम है तो आप इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे लगा दो, जिस सेक्टर का नाम रखा गया हैवी इंडस्ट्री। तो नेहरू ने यहां पर पूछा उन लोगों से कि भाई चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि हैवी इंडस्ट्री में हम पैसे लगा दें तो इससे हमको क्या फायदा होगा। तो उन लोगों ने इनको क्या समझाया कि देखिए हैवी इंडस्ट्री लगाने से आपको 2 प्रकार के फायदे होंगे। एक होगा फॉरवर्ड लिंक के रूप में, तो एक फॉरवर्ड लिंकेजेस होंगे, और दूसरा जो फायदा होगा वो बैकवर्ड लिंक होगा। बैकवर्ड लिंक। तो फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक में बेसिक जो डिफरेंस बताने की कोशिश की गई थी कि जैसे किसी एरिया में मान लीजिए आप कोई कंपनी लगाते हो, जैसे मान लो ये एरिया है, एक उदाहरण इसका देते हैं कि गुड़गांव का एरिया। अब ये गुड़गांव बिल्कुल पिछड़ा हुआ एरिया है। अब इस गुड़गांव में कोई कंपनी आकर यहां पे लग गई है। इस कंपनी के लगने का फॉरवर्ड लिंक क्या होगा, इस कंपनी के लगने से इस एरिया में फॉरवर्ड लिंक में बिजली अच्छी हो जाएगी, बिजली के बाद सड़क अच्छी हो जाएगी, सड़क के बाद उत्पादन तगड़ा होने लगेगा। तो ये जो सारी फायदे होंगे ये सारे के सारे, ये कहीं ना कहीं इस एरिया में यहां पर क्या होगा कि ये फॉरवर्ड लिंक में देखा जाएगा। यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, कंपनी में लोग काम करेंगे, ये सब फॉरवर्ड लिंक में होगा। फॉरवर्ड लिंक के साथ साथ बैकवर्ड लिंक भी यहां पर आपको तगड़े में देखने को मिलेगा। और जो बैकवर्ड लिंक होगा बच्चों, वो क्या हो सकता है, जैसे इस कंपनी के आसपास के एरिया में, यहां ये जो आसपास के एरिया है, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था होने के कारण आवास का विकास होगा। जब लोग रहेंगे तो उनके लिए सामान की जरूरत होगी, फिर सामानों की दुकान खुलेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बसावट होने के कारण वहां पे और सारे जो है कि आपको फायदे दिखेंगे और भी रोजगार के रिसोर्स दिखेंगे। तो ये उद्योग से रिलेटेड बड़ा तगड़ा लिंकेज होता है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि अगर आप आयरन स्टील इंडस्ट्री कहीं पे स्थापित करते हो, लौह इस्पात उद्योग, तो इसका जो लिंक है या लिंकेज है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री से हमको सबसे ज्यादा लिंकेजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के जुड़े होने के कारण हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दिया था। बच्चों, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारत के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने बड़ा लंबा कार्यकाल भी निभाया, जो
अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं पूरा किया है। इन्होंने भारत के इतिहास को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बड़ी फेमस बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस किताब में इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो अपनी नीतियों से पूरे देश में काफी पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हुए। बच्चों के बीच भी ये काफी पॉपुलर थे, बच्चे इनको चाचा जी के नाम से जानते थे, या ये भारत में चाचा जी के नाम से फेमस हैं। और चाचा जी के नाम के कारण इनके जन्मदिन को 14 नवंबर जो इनका जन्मदिन होता है बच्चों, उसको हम चिल्ड्रन डे या बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही अपने प्रधानमंत्री काल के समय इन्होंने जिन स्वर्णिम ऊंचाइयों को छुआ था, लास्ट के समय इनसे जो एक चाइना के मामले में थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई थी, या एक तरीके से हम ये कह लें कि चाइना को समझने में इन्होंने जो भूल की थी, वो भूल इनके लिए काफी बड़ा साबित हुई। और उसी भूल के कारण लोग इनको ताना भी मारने लग गए थे कि चाइना ने जो हम पर अटैक किया, या चाइना से जो हमारा युद्ध हुआ, वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र कारण नेहरू है। नेहरू की जो पॉलिसी है चाइना को लेकर, उससे नेहरू जी को काफी आघात हुआ था, और उस चीज को वो बड़ा दिल से ले लिए थे, और लगातार उनको जो है कि मतलब वो काफी काफी तकलीफ में रहना स्टार्ट किए थे। और फिर अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे कार्यकाल को निभाते हुए वो मर जाते हैं, और उसके बाद हमारे देश में फिर अब अगले प्रधानमंत्रियों का समय आता है, जो कि हम लोग बात करेंगे इसमें अगले वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।